हाय बच्चों, गुड इवनिंग। मैं कुलदीप राजपूत, कुलदीप सर, बोस्टन नर्सिंग क्लासेस आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कार्डियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो आपके सामने अभी पेश हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपना कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन ए हेल्दी एडल्ट। यहाँ पे बात हो रही है कि हेल्दी एडल्ट की, ना कोई इसमें डिजीज कंडीशन है ना कोई एबनॉर्मल कंडीशन है। तो एक व्यक्ति जिसमें कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, उसमें एक मिनट में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट अपना कितना होगा। तो कार्डियक आउटपुट की अगर बात करें अपन, तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि एक मिनट के अंदर अपने हार्ट द्वारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में इजैक्यूलेटेड किया गया ब्लड क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। अब देखिए, अगर बात करें अपन कार्डियक आउटपुट की, तो उसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जब आप स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के क्या आएगा, कार्डियक आउटपुट। तो इसके लिए अपने को स्ट्रोक वॉल्यूम पहले पता होना चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अपने हार्ट के द्वारा एक बीट में या एक स्ट्रोक में इजैक्यूलेटेड या पंप किया गया ब्लड का अमाउंट स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, जो कि नॉर्मल 70 ml होता है। अब देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम निकल कितना आ गया अपना, 70 ml। अब बात करें अपन हार्ट रेट की, तो एक ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट होती है। तो अगर आप 72 को स्ट्रोक वॉल्यूम 70 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कार्डियक आउटपुट निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 5 लीटर पर मिनट। तो यहाँ से आपके दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और एक कार्डियक आउटपुट क्या होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है और कार्डियक आउटपुट क्या है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि एक स्ट्रोक में या एक बीट में पंप किए गए ब्लड का अमाउंट स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, और एक मिनट में पंप किए हुए ब्लड का अमाउंट या इजैक्यूलेटेड किया गया ब्लड का अमाउंट क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। अब हम बात करते हैं, तो अपना कितना आंसर जाएगा इसका, 5 लीटर पर मिनट। सी आंसर, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन आया 12 नंबर का, इसमें है टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो हम बात करें कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में अपन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बात करें कार्डियक साइकिल की, तो जैसे कि अपने जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जीवन चक्र। तो हार्ट के अंदर एक हार्ट बीट के ड्यूरेशन में या एक बीट के ड्यूरेशन में जितनी सारी इवेंट्स घटेंगे या जितनी सारी घटनाएं घटेंगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। तो ऑल इवेंट्स इन ए सिंगल हार्ट बीट इनसाइड द हार्ट नोन एज द कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल अपनी नॉर्मल कितनी होती है, 0.8 सेकेंड। लेकिन इसको अपन निकालना कैसे है, इसको निकालना कैसे है, तो अपने बॉडी में हार्ट जो बीट करता है, अपना हार्ट एक मिनट कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड। तो अपन सेकंड में अपने हार्ट बीट का भाग देंगे, सेकंड में अपने हार्ट बीट का भाग देंगे, सॉरी, अपन सेकंड में किसका भाग देंगे, अपनी हार्ट बीट का भाग देंगे। तो जो निकल के आएगा सामने उससे बोलेंगे अपन टाइम ड्यूरेशन ऑफ द हार्ट बीट। इस देखो, हमने बोला आंसर 0.8 सेकेंड होता है, तो कैसे होता है कि अपना हार्ट एक मिनट में बीट कर रहा है कितनी बार, 72 बार, 72 बार। लिखने में एरर आ गया है, हम 70 यहाँ पे हमने 70 लिख दिया है, लेकिन होता कितना है 72। जब आप 72 को डिवाइड करोगे किससे, टाइम से, तो निकल के क्या आएगा, 0.8 सेकेंड, जो कि अपना नॉर्मल कार्डियक साइकिल होता है। कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट होते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल
और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल बोले तो जब अपना एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल बोले तो अपने वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल का मतलब होता है कि अपने एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। ये 3 इवेंट हार्ट रेट में काउंट करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर है अपना 0.8 सेकेंड। हार्ट साउंड आर द रिजल्ट ऑफ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्ट साउंड आर द रिजल्ट ऑफ। हार्ट साउंड किसका रिजल्ट है, या किससे उत्पन्न होता है, या किससे प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन ए है इसमें, मूवमेंट ऑफ द ब्लड इनटू हार्ट फ्रॉम टू अरोटा, हार्ट से अरोटा की ओर ब्लड का मूवमेंट होना। दूसरा इसमें ऑप्शन है ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड का फ्लो होना। तीसरा ऑप्शन है क्लोजर ऑफ द हार्ट वाल्व्स। चौथा ऑप्शन है अपना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। तो हम बात करते हैं अपने हार्ट में जो हार्ट साउंड होती है जो कितने प्रकार की होती है। मेन बात करें अपन तो 2 तरह की क्लासिकल हार्ट साउंड होती है, S1 और S2। तो अपने हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। एक होता है अपने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व, उसको बोलते हैं अपन बाइकस्पिड वाल्व। तो ये दोनों वाल्वों को मिला के अपन क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, AB वाल्व। दोनों को क्या बोलेंगे अपन, AB वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तीसरा अपना राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा अराइज होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी पे एक वाल्व पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी पे एक वाल्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन पल्मोनिक वाल्व, जो कि शरीर का सबसे छोटा वाल्व होता है। अरोटा के पास से या अरोटा के पास एक वाल्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन अरोटिक वाल्व। तो अरोटिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व दोनों को इंक्लूड कर हम बोलते हैं सेमिलुनार वाल्व। तो मैंने जैसे कि आपको कार्डियोलॉजी के रेगुलर लेक्चर में बताया था कि हार्ट साउंड इज द रिजल्ट ऑफ क्लोजर ऑफ वाल्व। तो वाल्व के क्लोज होने से क्या आती है, अपनी हार्ट साउंड आती है। लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी वाल्व के ओपन होने से कोई भी हार्ट साउंड नहीं आती। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है। ऑप्शन ए सुप्रिया वेना कावा, SVC। दूसरा ऑप्शन है IVC, इन्फीरियर वेना कावा। तीसरा ऑप्शन है ग्रेट सेफेनियस वेन। चौथा ऑप्शन है जुगलार वेन। तो बच्चों देखिए, अगर बात करें लार्जेस्ट वेन की तो वो होती है आपकी इन्फीरियर वेना कावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IVC। अब कुछ और बचे हुए ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम, SVC। तो SVC होती है अपनी सेकंड लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। अगर ऑप्शन में आपको IVC नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन टिक करना है SVC। अब देखिए तीसरी वेन है ग्रेट सेफेनियस वेन। कौन सी, ग्रेट सेफेनियस वेन। ये होती है लॉन्गेस्ट वन ऑफ द बॉडी। बॉडी की सबसे लंबी वेन कौन सी होती है, ग्रेट सेफेनियस वेन। ग्रेट सेफेनियस वेन का एक सिग्निफिकेंस और होता है, जब अपन CABG करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में अपन जो ग्राफ्ट लेंगे CABG में वो मोस्ट कॉमन ग्रेट सेफेनियस वेन से लेते हैं। ठीक है। अब चौथी वेन बचती है अपने पास जुगलार वेन, जो कि अपने गर्दन के साइड में पाई जाती है। जो जुगलार वेन मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द CVP, सेंट्रल वीनस लाइन डालते हैं अपन। सेंट्रल वीनस लाइन डालते हैं किसके मेजर करने के लिए, राइट एट्रियम के प्रेशर को मेजर करने के लिए या ड्रग्स को इंड्यूस करने के लिए
तो उस सीबीपी लाइन के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? जुगुलार वेन। अब बात करें जुगुलार वेन में भी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी, तो आपको आंसर करना है इंटरनल जुगुलार वेन इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सीबीपी लाइन। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पीएच ऑफ द ब्लड। ब्लड का पीएच क्या होगा? अब बात करें अपन इसमें 6.4, 7.4 बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन 7.8 है और फोर्थ ऑप्शन है अपना 6.8। लेकिन बात करें ब्लड की, तो ब्लड का पीएच का अमाउंट होता है 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45 इसकी रेंज में होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर बी 7.4, या इसको 7.140 भी लिख सकते हैं, है ना। अब बात करें पीएच की। पीएच होता क्या है? पीएच का अगर बात करें अपन फुल फॉर्म की, तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पर एक स्केल दिया जाता है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल जहां 6 बीच में होता है 7, पहले होते हैं 1 से 7 तक, फिर होता है 7 से 14 तक। तो 7 से पहले जो आएंगे वो तो हो जाएंगे आपके एसिडिक नेचर में, और 7 के बाद में जो आएंगे वो हो जाएंगे आपके एल्केलाइन नेचर में। और 7 को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, जो कि ना तो आपका एसिडिक होगा और ना ही एल्केलाइन होगा। एसिडिक की बात करें तो H प्लस आयन बढ़ जाएंगे और एल्केलाइन में H प्लस आयन घट जाते हैं, है ना। स्केल, पीएच स्केल दिया किसने था? एक सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक होता है, सोरेनसन। उसने ये पीएच स्केल, सोरेनसन ने ये पीएच स्केल दिया था। ये आपके लिए एडिशनल जानकारी हो गई है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द फॉलोइंग इज द नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा कौन सा कोलेस्ट्रॉल है जो कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। बी है बीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तीसरा है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। चौथा ऑप्शन है अपना ट्राइग्लिसराइड। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आंसर से, एलडीएल से। तो एलडीएल का नाम है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसमें कम मात्रा में, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, जिसमें कम मात्रा में क्या होगा? लिपिड प्लस प्रोटीन होगा। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। अब देखिए, जहां प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी और लिपिड की मात्रा कम होगी, उसको अपन बोलेंगे एलडीएल। तो देखिए, आप सब लोग जानते हो प्रोटीन बॉडी के लिए एक अच्छा सब्सटेंस होता है, जबकि लिपिड बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस होता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है एलडीएल की? 70 टू 130 mg पर डीएल। बात करते हैं अपन बीएलडीएल की। ये होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन होगा और लिपिड की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होगी। तो ये शरीर के लिए वेरी वेरी बैड क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका नॉर्मल लेवल 5 टू 30 mg पर डीएल होता है। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अपन बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ऐसा लाइपोप्रोटीन या ऐसा कोलेस्ट्रॉल जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी और लिपिड की मात्रा कम होगी, उसको बोलते हैं अपन HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। चौथा है ट्राइग्लिसराइड। क्या है? ट्राइग्लिसराइड। तो अगर बात करें अपन फैट की, तो फैट की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? ट्राइग्लिसराइड। या कोलेस्ट्रॉल की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ये अपने चार ऑप्शन का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है।
हम बढ़ते हैं अपने अगले प्यारे से क्वेश्चन पे। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द डिजायरेबल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल? डिजायरेबल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना कितना होता है? ऑप्शन है 200 टू 239, दूसरा है ऑप्शन लेस देन 200, तीसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 240 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर होता है इसका हमेशा अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 के नीचे होना चाहिए। तो ये अपना नॉर्मल या डिजायरेबल या लिमिट कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ता है इससे तो अपने को हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की रिस्क बढ़ जाती है। रिस्क फैक्टर ऑफ द हाइपरटेंशन इज, हाइपरटेंशन के कौन कौन से रिस्क फैक्टर होंगे? तो पहला है हाइपर लिपिडीमिया, हाइपर लिपिडीमिया। दूसरा ऑप्शन है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, तीसरा है फैमिली हिस्ट्री, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है? लिपिड की मात्रा बढ़ जाना कहाँ पर? ब्लड में। ईमिया वर्ड आ गया, मतलब जहां पे ईमिया वर्ड का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो अपने बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, वो अपने आर्टरी और वेसल्स में जमा हो जाएगा, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कर देगा। और अगर देखिए आर्टरी वेसल्स में आपका फैट या लिपिड जमा हो रहा है तो आर्टरी या वेसल्स का क्या हो जाएगा? लुमेन सकड़ा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, उससे आपको हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि आर्टरी में वहां पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन है अपना कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे अपने हार्ट की डिजीज या ऐसी कोई एबनॉर्मल कंडीशन जिससे अपने बीपी बढ़ सकता है। जैसे कि कई कंडीशन होती है, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, उसमें क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी में अपना लिपिड या फैट जम जाता है, उससे अपने ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ही सेम कंसेप्ट रहेगा, ऊपर वाला लिपिड कहाँ डिपोजिट हो जाएगा? आर्टरी में, आर्टरी के लूमेन को क्या कर देगा? सकड़ा कर देगा। बात करते हैं अपन ऑप्शन सी की फैमिली हिस्ट्री। अब देखिए यहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो बोथ पेरेंट्स, कौन से? बोथ पेरेंट्स हैव हाइपरटेंशन। अगर दोनों पेरेंट्स में हाइपरटेंशन है तो बच्चे में कितना परसेंट रिस्क हो जाएगा किसका? हाइपरटेंशन का। तो वो होगा आपका आंसर 10 से 30%। अगर बोथ पेरेंट्स में हाइपरटेंशन है तो चाइल्ड में रिस्क बढ़ जाता है हाइपरटेंशन का कितना? 10 से 30%। अगर बात करें अपन सिंगल पेरेंट की, या तो मदर हो या फादर हो, तो सिंगल पेरेंट में अगर हाइपरटेंशन है तो अपने ये उसके होने वाले बेबी में हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है 10% तक। तो अपने तीनों ही ऑप्शन रिस्क फैक्टर होंगे किसके? हाइपर टेंशन के। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इंक्लूड। देखिए हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं किसके? हाइपर टेंशन के बारे में। बात करें अपन हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर ऑफ द एडल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर ऑफ द एडल्ट भी कहा जाता है। दूसरी बात कि इसके अपन मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो देखिए किसी आदमी को क्या है? ओबेसिटी है। क्या है? ओबेसिटी है। तो ओबेसिटी की वजह से, ओबेसिटी क्यों होती है? कि ज़्यादा फैट डाइट ले रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसके आर्टरी में, वेसल्स में, बॉडी में फैट का डिपोजिशन हो जाएगा। इससे अपनी वेसल्स क्या हो जाएंगी? सकड़ी हो जाएंगी या नैरो हो जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर का रिस्क वहाँ पे बढ़ जाएगा। दूसरा होता है सोडियम रिस्ट्रिक्शन, सोडियम रिस्ट्रिक्शन। तो सोडियम बॉडी में क्या काम करता है? सोडियम बॉडी में क्या काम करता है? सोडियम बॉडी में हमेशा वाटर रिटेंशन का काम करता है। सोडियम हमेशा बॉडी में किसका काम करता है? वाटर रिटेंशन का।
अगर आप सोडियम ज्यादा ले रहे हो तो बॉडी में वाटर रिटेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगी, फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी, तो बीपी बढ़ जाएगा। तो अपन सोडियम को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन करेंगे, सोडियम उसको कम खाना है, ठीक है। अब सोडियम कितना लेना है अपन को, तो 5 से 6 ग्राम तो आपको लेना है NaCl या फिर सोडियम, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और बात करें अपन किसकी, साल्ट की, टेबल साल्ट, तो मैक्सिमम 2 to 3 ग्राम पर डे से ज़्यादा अपन को टेबल साल्ट नहीं लेना है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है इसमें अपना एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो आपका क्या होगा, इनडायरेक्टली वेट लॉस होगा कि नहीं होगा। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा तो आपकी बॉडी में जो अनवांटेड फैट हैं, लिपिड हैं, उनका लेवल घटेगा और अपने आर्टरी में ब्लड सप्लाई अच्छे से होगी, प्रेशर की मात्रा घट जाएगी। तो अपने इसका आंसर क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में अपन देखो वेट रिडक्शन करेंगे, सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज अगर प्रिस्क्राइब किया है तो मिनिमम कितना करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। मिनिमम आपको कितना एक्सरसाइज करना है, तो मिनिमम 20 to 30 मिनट पर डे, मिनिमम 3 डे इन ए वीक, मिनिमम 20 to 30 मिनट पर डे, मिनिमम 3 डे इन ए वीक, इतना एक्सरसाइज आपको करना ही करना है। अब ये तीनों थेरेपी है जो कैसी है, बिना ड्रग की थेरेपी है या बिना ड्रग के ट्रीटमेंट मोडलिटीज है। अगर किसी भी व्यक्ति का हाइपरटेंशन ये करने के 3 महीने तक भी कम नहीं होता है या स्टेबल नहीं रहता है, तो उसको अपन लाइफ लॉन्ग हाइपरटेंसिव थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीज आर द आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एक्सेप्ट, सभी के सभी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के। बात करें अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऐसी ड्रग्स जो सेल में, मसल्स में कैल्शियम के जो चैनल्स होते हैं एंट्री वाले, उसको क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, उनको क्या बोलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका एग्जांपल होता है एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। और आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि हाइपरटेंशन में मोस्ट कॉमन ड्रग कौन सी होती है, एम्लोडिपिन। आप कहीं भी जाओ, कभी आपको हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर आपको या तो 5 ग्राम एम्लोडिपिन देगा या 10 ग्राम एम्लोडिपिन, 10 mg एम्लोडिपिन देगा या 5 mg एम्लोडिपिन प्रिस्क्राइब करेगा। तो मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, सीसीबी मोस्ट कॉमन यूज होती है। बात करें अपन निफेडिपिन की, तो निफेडिपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन रेनॉल्ड डिजीज, डीओसी इन रेनॉल्ड डिजीज। और ये एक जगह और डीओसी होती है, उसको बोलते हैं अपन प्रीटर्म लेबर। दोनों जगह ये क्या होती है, अपनी डीओसी होगी। अपन बात करते हैं एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर क्या होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। देखिए क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जब अपनी बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ या ब्लड की कमी हुई, तो उस कंडीशन में, हाइपोक्सिया की कंडीशन में लीवर से क्या सीक्रेट होगा, वाइटल ऑर्गन रिवल बॉडी का। तो हाइपोक्सिया हुआ बॉडी में या ब्लड की कमी हुई, हाइपोटेंशन हुआ, तो उसके रेस्पॉन्स में अपने बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। वहां से सीक्रेट होता है अपना एंजियोटेंसिन नाम का एक सब्सटेंस क्या होगा, सीक्रेट होगा। उसी ड्यूरेशन में अपनी किडनी किडनी से एक हार्मोन सीक्रेट होगा, कौन सा, रेनिन, जो कि इस एंजियोटेंसिन को किसमें चेंज कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर देगा। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए एंजियोटेंसिन किसमें चेंज हो गया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब अपने बॉडी के 2 वाइटल ऑर्गन हुए, किडनी और लीवर। तो अब बात करते हैं अपने बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन और बच जाता है, वो होता है अपना लंग्स। तो लंग्स में भी हाइपोक्सिया हुआ या ब्लड की कमी हुई,
तो लंग्स से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होगा? ACE एंजाइम क्या होगा? सीक्रेट होगा, है ना। तो वो एंजाइम क्या करता है? वो एंजाइम क्या करता है? इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही इस बॉडी में अपना एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हुआ तो दो कंडीशन यहाँ पे अराइज हो जाएंगी। एक तो डायरेक्टली वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्टली वैसो कॉन्स्ट्रक्शन। ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? नैरो हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो जो बीपी कम हुआ है, जिसके रेस्पॉन्स में ये पूरा रास सिस्टम चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? बीपी अपना एक तो डायरेक्ट वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा होता है ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पे क्या करती हैं? वर्क करती हैं। क्या? एंजियोटेंसिन सेकंड। वहां से किसका सीक्रेशन बढ़ा देंगी ये? एल्डोस्टेरॉन का। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? मोस्ट कॉमन मिनरल कॉर्टिकॉइड हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन का काम होता है बॉडी में वाटर और फ्लूइड का रिटेंशन करना। तो इस सोडियम को और फ्लूइड को रिटेंट करेगा। अब आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब वाटर और सोडियम रिटेंट हो रहे हैं तो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अपनी बॉडी में जो बीपी कम हो रखा है, जिसके रेस्पॉन्स में जो रास सिस्टम चल रहा है, तो वो अपना फ्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, या ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है अपना? बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर दो, देखिए बीटा रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर। अब इसको याद करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि अपने हार्ट कितना होता है अपना? सिंगल। और फेफड़े कितने होते हैं? 2। तो बीटा 1 ब्लॉकर कहाँ पाया जाएगा? हार्ट में। और बीटा 2 ब्लॉकर कहाँ पाया जाएगा? लंग्स में। क्योंकि लंग्स कितने होते हैं? 2। और तो बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है? अपने हार्ट में होगा। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ होगा? अपने लंग्स में होगा। तो ये बीटा रिसेप्टर्स को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो जिस ड्रग में सारी ड्रग्स जिन्हें पीछे लोल लगा हो, मेटाप्रालोल हो, एटेनोलोल हो, लेवेटेलोल हो, वो सारी कौन सी होती हैं? बीटा ब्लॉकर। तो ये तीनों ड्रग हाइपरटेंसिव हो गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऑल आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्सेप्ट। चौथा ऑप्शन बचता है अपना स्टेटिन्स। तो ये राइट आंसर क्या होगा? स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या होती है? ऐसी ड्रग्स जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करती हैं? कम करती हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करती हैं? कम करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? स्टेटिन्स कहलाती है। जैसे कि एटोरवास्टिन एक ड्रग आती है ना, एटोरवास्टिन। आपने जब कार्डियक इमरजेंसी होती है, वहां पे एक लोडिंग नोड चलता है, उसमें अपन क्लोपिडोग्राल, एस्प्रिन और एटोरवास्टिन तीनों ड्रग देते हैं। 300 mg की अपन देते हैं एस्प्रिन, 300 mg क्लोपिडोग्राल और 40 mg देते हैं अपन एटोरवास्टिन, जो लिपिड लोअरिंग ड्रग है। ये कौन सी ड्रग है? लिपिड लोअरिंग ड्रग है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? तो हमेशा स्टेटिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा आपका डायरिया, और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा इसका डायरिया। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? डायरिया। और मोस्ट सीवियर अगर आपसे पूछता है तो होता है रेबडोमाइलाइसिस। मोस्ट सीवियर कौन सा होगा? रेबडोमाइलाइसिस। ऐसा लगेगा मतलब जैसे कि रेबडोमाइलाइसिस मीन्स होता है अपनी मसल्स का ब्रेक डाउन होना। तो अगर कोई भी व्यक्ति लंबे टाइम से एंटी स्टेरॉइड थेरेपी पे चल रहा है, उसको मल्टीपल बॉडी पेन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो नर्सिंग स्टाफ की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी नोटिफाई टू एससीपी, क्योंकि वो रेबडोमाइलाइसिस हो सकता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन आ गया, साइनस ब्रेडिकार्डिया इज डिफाइंड एज द हार्ट रेट ऑफ बिलो। देखिए दो कंडीशन होती है, टेकीकार्डिया, एक होती है ब्रेडिकार्डिया, एक होती है अपना नॉर्मल हार्ट रेट। तो नॉर्मल हार्ट रेट होगा अपना 62, 100 हार्ट रेट कितना होगा? नॉर्मल 62, 100। अगर 60 के नीचे गया तो ब्रेडिकार्डिया, 60 के नीचे गया तो ब्रेडिकार्डिया, और 100 के ऊपर गया तो टेकीकार्डिया।
अब बात करते हैं हम टेकिकार्डिया ऑप्शन में आया, तो बहुत ही आपको प्यारा सा क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, लवली 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 क्वेश्चन। उसमें देखिए हम बात करते हैं किसकी, शॉक की। एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक, सारे शॉक में एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक में मात्र ब्रेडिकार्डिया होता है, बाकी सारे शॉक में आपका अर्ली सिम्टम्स अगर पूछा जाए तो टेकिकार्डिया होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लेकिन अगर न्यूरोजेनिक शॉक है तो वहां पर आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, ब्रेडिकार्डिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी बात करते हैं, पर ब्रेडिकार्डिया कुछ ड्रग भी करती है। एक फेमस एग्जाम्पल है उसका डिजोक्सिन। डिजोक्सिन होती है ना अपने, डिजोक्सिन जो किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है, डिजोक्सिन, वो भी ब्रेडिकार्डिया करती है। अब कोई आदमी डिजोक्सिन ले रहा है या कोई पेशेंट डिजोक्सिन ले रहा है, तो एडल्ट में अगर हार्ट रेट 90 से 60 के नीचे है, किसके नीचे, 60 के नीचे, तो अपन उसको डिजोक्सिन विदहोल्ड कर देंगे या बंद कर देंगे। बात करते हैं चाइल्ड की, चाइल्ड में अगर 70 के नीचे है तो डिजोक्सिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है या नहीं देंगे। और बात करते हैं अपन न्यूबॉर्न की, तो दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, 90 भी और 100 भी। फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है 90 को, अगर 90 ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको 100 को। तीनों बहुत ही फेमस एग्जांपल है या फेमस क्वेश्चन है कि डिजोक्सिन बच्चे में कब बंद करेंगे, तो क्या है, 90 हार्ट सॉरी न्यूबॉर्न में अगर 90 बीट पर मिनट का से कम है, चाइल्ड में 70 से कम है, एडल्ट में 60 से कम है, तो डिजोक्सिन आपको नहीं देना है, नहीं तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंजाइना पेक्टोरिस इज, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, बैक पेन, चेस्ट पेन, हेडेक, लेग पेन। बात करें हम अगर एंजाइना की, तो इम्प्रॉपर O2 सप्लाई की वजह से या ब्लड सप्लाई की वजह से अपना चेस्ट में ऐसा पेन होगा जैसे कि कुछ चुभ रहा है या क्रशिंग टाइप का पेन होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंजाइना। क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एंजाइना। ठीक है। अब इसका जब हम कभी डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे सारा, तो इसका पूरा लेटर ऑन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसमें एंटीजी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, कैसे देते हैं, कितने डोज होते हैं, एंटीजी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि हाइपोटेंशन होता है, और उसको कहाँ कहाँ प्रिजर्व करना है, कैसे स्टोर करना है। एंटीजी पेज लगाएंगे तो 8 आवर्स आपको एंटीजी पेज फ्री रखना है, क्योंकि उसमें डिपेंडेंसी या टॉलरेंस हो सकती है। एंटीजी पेज लगाने की मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होगी, तो वो होगी नॉन हेयरी साइड, जहां पर हेयर नहीं है। क्यों, अगर हेयर होंगे तो वहां पे क्या आएगा, पसीना प्रेस्पिरेशन होगा, तो आपके वो पेज वहां से हटने के चांस बढ़ जाएंगे, तो आपकी ड्रग की जो इन्फ्यूजिंग रेट है या पेज से जो आपका डोज जा रहा है वो अल्टर्ड हो जाएगा। तो हम ये आगे लेटर ऑन जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग एंजाइना पेक्टोरिस, ऐसा कौन सा सेंटेंस है इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है, किसके रिगार्डिंग, एंजाइना पेक्टोरिस के रिगार्डिंग। तो हम बात करते हैं, एंजाइना आता है इस्चेमिक हार्ट डिसऑर्डर में, किसमें आता है, इस्चेमिक हार्ट डिसऑर्डर में, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हुई, कम हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हुई। देखिए ये क्या होता है, सप्लाई और डिमांड का डिसऑर्डर होता है, किसका, सप्लाई और डिमांड का डिसऑर्डर होता है। डिमांड होती है ज्यादा, सप्लाई होती है कम, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, सप्लाई एंड डिमांड का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो देखिए रेडिएट टू पेन, रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, एंजाइना में पेन रेडिएट नहीं होता है लेफ्ट आर्म की तरफ, लेफ्ट आर्म, शोल्डर, अपना नेक और जॉ, ये पेन रेडिएट होता है किसका, एमआई का। और एमआई के पेन की एक खास विशेषता ये होती है या खास सिग्निफिकेंस ये होता है, वो पेन ना तो रेस्ट करने से जाएगा आपका, ना ही नाइट्रोग्लिसरीन एंटीजी लेने से रिलीफ होगा। तो आपका
आंसर की बात करें तो इसमें देखिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है एंजाइना में, एंटीजी। जैसे ही आप एंटीजी दोगे सबलिंगुअली, क्या दोगे, सबलिंगुअली, जीभ के टंग के नीचे रखते हैं किसको, एंटीजी को। अब देखिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अपन एंटीजी सबलिंगुअली क्यों देते हैं। जैसे अपन बात करें कोई भी ड्रग लेते हैं तो ड्रग सारी कहाँ जाती हैं, लीवर में जाती हैं। लीवर में उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। फिर लीवर से हेपेटिक वेन निकलती है, लीवर से क्या निकलती है, हेपेटिक वेन निकलती है, जो कि इन्फ्रिया वेना कावा में क्या हो जाती है, कनेक्ट होती है या उसमें जाके आगे मिलती है। तो जैसे कि लीवर में कोई ड्रग पहुंची तो लीवर ड्रग, कुछ ड्रग का पार्ट पार्ट होता है या कुछ उसका अमाउंट होता है जो लीवर क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो लीवर द्वारा कोई भी ड्रग्स, कोई मॉलिक्यूल्स, कोई सब्सटेंस का जो पार्ट एब्जॉर्व किया जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन एनटीजी का बात करें तो एनटीजी का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितना होता है, 100% होता है। तो अगर आपने एनटीजी लिंगुअली ली तो सारी लीवर में डिजोल्व हो जाएगी, तो ना वो हेपेटिक वेन के थ्रू आईबीसी पहुंचेगी, ना ही सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो आपका डिजायरेबल इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए अपन कहाँ देते हैं, सब लिंगुअल देते हैं, क्योंकि लिंगुअल आर्टरी अपने डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से कनेक्ट होती है। तो ये आईबीसी के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू होते हुए सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। अब अगर बात करें कि कोई भी ड्रग का वो अमाउंट जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचता है आफ्टर द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसको अपन बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी। तो ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में डिपेंड करती है। अगर एंटीजी लोगे तो पूरी आपका लीवर में डिजोल्व या लीवर में ही मेटाबोलाइज हो जाएगी। बात करते हैं एंटीजी की। तो एंटीजी कैसी ड्रग है, पोटेंट वेसोडाइलेटर, पोटेंट विनोडाइलेटर, आर्टरी डायलेटर और विनोडाइलेटर, दोनों वेसल्स को डायलेट करती है, आर्टरी को डायलेट करती है और अपनी वेन्स को डायलेट करती है। अब देखिए एंजाइना में हुआ क्या है, आपकी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हुई है, क्यों, वेसोकंस्ट्रक्शन हो गया। तो जब किसी पार्ट को आपको ब्लड नहीं मिलेगा तो आप उस जगह पे क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा। लेकिन आपने एंटीजी लिया तो क्या हो गई, वेसल्स डायलेट हो गई, ब्लड सप्लाई बढ़ गई, आपका पेन क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। अब बात करें एंटीजी की, तो एंटीजी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कई जगह होता है, कई जगह ऐसा बोलते हैं लोग कि इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक, लेकिन सरासर गलत है। क्योंकि वेसल सब डायलेट होगी तो किसकी रिस्क पड़ जाएगी, हाइपोटेंशन की। तो हाइपोटेंशन की वजह से हेडेक होता है, तो उसको बोलते हैं अपन थ्रोबिंग हेडेक। तो दोनों क्या हो गए, इसके साइड इफेक्ट हो गए। अपन बात करें एनटीजी की, अगर एनटीजी ले रहे हैं उससे पहले आपको क्या एडवाइस करना है पेशेंट को कि 2 से 3 सिप ऑफ वाटर आपको लेने हैं, जिससे आपकी टंग क्या हो जाएगी, गीली, ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरी बात करें अपन, आप अगर ड्रग ले रहे हो और ड्रग टंग के नीचे आपने रखी, ड्रग्स में कोई स्वाद नहीं आ रहा, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, वो ड्रग एक्सपायरी है। और इस बार एम्स 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है जो एंटीजी ड्रग ले रहा है, क्या ले रहा है, एंटीजी ड्रग ले रहा है, और उसके ड्रग लेने के बाद में जीभ के नीचे क्या होती है, स्टिंगिंग होती है, मतलब STINGING स्टिंगिंग होती है, मतलब बर्निंग सेंसेशन होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ड्रग पोटेंट है, वो ड्रग एक्सपायर नहीं है, वो ड्रग अच्छे से काम करेगी। यही ऑप्शन में दिया होता, इट इंडिकेट टू पोटेंसी ऑफ द ड्रग। तो अपना राइट आंसर जाएगा इसमें क्या, सी आंसर, इट इज रिलीव बाय द रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। क्योंकि रेस्ट करेंगे तो अपने बॉडी की, मैंने क्या बोला, डिसऑर्डर कैसा है, डिमांड एंड सप्लाई का। जैसे कि आप चल रहे हो तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, आप रेस्ट कर रहे हो तो क्या हो गई, आपकी डिमांड घट गई। तो डिमांड एंड सप्लाई का डिसऑर्डर कौन सा होता है, अपना एंजाइना। देखिए आप चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा क्वेश्चन एरर था, उसके ऑप्शन सही से नहीं डले हैं। देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम लीड टू, अगर मायोकार्डियम में हार्ट की मायोकार्डियम लेयर में
अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो उस कंडीशन में कौन सी चीज होगी? ऑप्शन है ए नंबर आपका हार्ट फेलियर, हार्ट आपका फेल हो जाएगा। दूसरा नंबर है एंजाइना पेक्टोरिस। तीसरा नंबर है इन्फेक्शन। चौथा नंबर है आपका हाइपोटेंशन। हम एक एक करके पढ़ते हैं। हार्ट फेल्यूर क्या होता है? हार्ट फेल्यूर का मतलब ये है कि अपनी बॉडी के डिमांड के अनुसार अपना हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। और हार्ट के ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है? इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि नॉर्मल कितना होता है? 55% से अगर ज़्यादा है तो ये क्या होता है? नॉर्मल। लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हार्ट फेल्योर। दूसरा होता है एंजाइना पेक्टोरिस, जो मैंने अभी बताया कि डिमांड एंड सप्लाई का डिसऑर्डर है, जो अपन पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। पेन होगा कहाँ पे? चेस्ट में, लेकिन रिलीव हो जाएगा किससे? नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट से। लेकिन मायोकार्डियम क्या है? एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम के बारे में ये बात आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा हार्ट का लेयर का पार्ट होता है वो होता है मायोकार्डियम का। मायोकार्डियम मैक्सिमम हार्ट लेयर का पार्ट होती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज की बात करें तो वो कौन सी होगी? मायोकार्डियम। अच्छा, मायोकार्डियम की एक बात और करते हैं। अपने हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो मेनली कहाँ पाया जाएगा? मायोकार्डियम में। अब देखिए, मायोकार्डियम लेयर को अगर हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को अगर सप्लाई डिमिंस हो गई या अवरुद्ध हो गई या रुक गई तो उसमें क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस होएगा, जिसको बोलते हैं इनरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी। अगर 3 से 5 मिनट से ज्यादा, 3 to 5 मिनट या 1 to 3 मिनट अपन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, लेकिन 3 to 5 मिनट भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। 3 to 5 मिनट से ज्यादा अगर सप्लाई रुक गई तो वहां के टिश्यू परमानेंट डेड हो जाएंगे, जो कभी भी रिवर्स नहीं होंगे। उस कंडीशन को बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ होना या मर जाना। तो उसमें बोलते हैं अपन मायोकार्डियम क्या हो गई? डेथ हो गई। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अच्छा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सबसे मोस्ट पोटेंट साइन क्या होगा? तो बात करें अगर सबसे मोस्ट पोटेंट साइन की तो उसको बोलते हैं अपन क्या? लेवाइन साइन या लेविन साइन। LEVEIN, LEVIN, लेविन साइन। LEVIN, लेविन साइन। ये क्या होता है? देखिए, जब किसी आदमी को चेस्ट में पेन होगा, किसकी वजह से? मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई रुक गई है। तो आदमी अपना टाइटली चेस्ट को पकड़कर आगे की तरफ झुक जाएगा। ये आप जब गूगल पे पिक सर्च करोगे तो आपको ये इजीली दिखाई देगा, या आप इजीली आप इसको देख पाओगे कि कोई व्यक्ति चेस्ट को पकड़ के आगे की तरफ झुककर बैठा है, क्योंकि उसको पेन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। उस साइन को बोलते हैं अपन लेवाइन साइन। अच्छा, एक चीज और एमआई के बारे में कि बात करें अपन पेनलेस एमआई किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एम्स नॉर्सेट 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। अपन बात करें, एक कंडीशन लेते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अपने शरीर में दो तरह की वेसल्स होती हैं या दो तरह की नर्व होती हैं। एक होती है मोटर नर्व, एक होती है सेंसरी नर्व। तो मोटर नर्व का काम क्या होता है कि ब्रेन से कहा? सेंट्रल से पेरिफेरल क्या ले जाना? मोटर सेंसेशन ले जाना। लेकिन ब्रेन से सेंसेशन लाना किसका? सॉरी, सेंसेशन ले जाना किसका काम है? सेंसरी नर्व का। बॉडी से ब्रेन को सेंसेशन ले जाना किसका काम है? अपना सेंसरी नर्व का। लेकिन देखिए, जब कंडीशन क्या है डायबिटीज मेलाइटस, तो आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो जो पेरीफेरी वेसल्स है बॉडी की, जो पेरीफेरल आर्टरी है वेसल्स, उनमें क्या जम जाएगा? ग्लूकोज जम जाएगा। तो आपने देखा होगा डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। सारी पेरीफेरल वेसल्स क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। जब पेरीफेरी वेसल्स डैमेज हो गई तो आप ये बताइए पेन के सेंसेशन आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन अगर उस आदमी को एमआई हुआ
तो उस कंडीशन में उसको कभी भी पेन नहीं होगा। इसलिए पेनलेस एमआई कहां देखा जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? आंसर सी। ठीक है बच्चों, आज अपने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, कुछ अच्छे एक्सप्रेशन के साथ डिस्कस किए। आज का हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को बहुत बहुत सेशन को अटेंड करने के लिए शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि आप हमारा सेशन अटेंड करते रहिए, आपको कुछ नया रोज सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों।